हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 90, जिसके अंदर अपन केटीजी वाला चैप्टर उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अगर अपन बात करते हैं पिछले 2 लेक्चर की जिनके अंदर अपन ने केटीजी डिस्कस किया है, तो सबसे पहले मैंने आपको आदर्श गैस की अवधारणाएं समझाई कि आइडियल गैस वास्तव में होती क्या है, वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद में गैस का अवस्था समीकरण PV बराबर म्यू RT वो, और उसके बाद उसके कई सारे रूप वो मैंने आपको समझाए। और फिर उसके बाद में विभिन्न भौतिक राशियाँ जो अपन इसके अंदर काम में लेते हैं उनसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई गैस नियम, जिसके अंदर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुस्से का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम और ग्राम का विसरण नियम। ये सारे के सारे गैस नियम मैंने आपको समझाए, और जो जो ग्राफ बन सकते थे वो सारे के सारे ग्राफ भी मैंने आपको समझाए। उसके बाद में बच्चों, अगर अपन बात करते हैं तो फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा गैस का दाब यानी प्रेशर है, वो अपन ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में गैस की विभिन्न प्रकार की जो चालें हैं वो चालें अपन ने डिस्कस की। और फिर उसके बाद में गैस की विभिन्न प्रकार की जो गतिज ऊर्जा है वो मैंने आपको समझाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में गैस एक अपन ने इससे पहले जो वेग वितरण नियम है, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, वो भी डिस्कस किया था। उसके साथ में अपन ने गैस की विभिन्न प्रकार की चालें डिस्कस की थी। फिर अपन ने गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर अपन ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में गैस की विभिन्न प्रकार की जो गतिज ऊर्जाएं हो सकती है वो मैंने आपको समझाई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मैंने आपको स्वतंत्रता की कोटियाँ समझाई। और फिर उसके बाद में मैंने आपको मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम पिछले लेक्चर तक समझा दिया था, और आज अपन वहीं से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, मैक्सवेल ने बताया कि किसी भी गैस या अणु की जो कुल गतिज ऊर्जा होती है उसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में एक समान रूप से वितरित होती है, और एक स्वतंत्रता की कोटि की संगत ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 kT होता है। तो अगर किसी भी अणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटियां F है, तो इस स्थिति में उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, F/2 kT हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी गैस या अणु की कुल गतिज ऊर्जा होती है F/2 kT। तो कुल गतिज ऊर्जा E बराबर कितना होता है आपके पास, F/2, ये आपके पास kT होती है। ये तो एक अणु की होगी भी, ठीक है ना। इसके बाद 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए E बराबर कितना होता है आपके पास, बताओ, F/2 kT। ये तो एक अणु के लिए होगी, और 1 मोल अणु की संख्या कितनी होती है, Na होती है। तो Na से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो K × Na, ये आपके पास R हो जाएगा। तो E बराबर क्या देगा आपके पास, ध्यान से देखना। देखो, F/2 KNA इंटू क्या देगा आपके पास, T। और KNA को अपन क्या लिख सकते हैं, भी R लिख सकते हैं। तो E बराबर कितना देगा आपके पास, F/2 इंटू RT हो जाएगा। ये तो 1 मोल के लिए होगी। और अगर अपन बात करते हैं इसके लिए भी म्यू मोल के लिए बात करते हैं, तो म्यू मोल के लिए, तो म्यू मोल के लिए कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, F/2 इंटू क्या देगा आपके पास, म्यू RT हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा दिया था कि आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा को अपन लिख देंगे U से। तो U बराबर कितना होता है आपके पास, F/2 इंटू कितना होता है आपके पास, म्यू RT। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की अगर अपन बात करते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना देगा आपके पास, Du बराबर कितना देगा आपके पास, F/2 म्यू R, या आपके पास ΔT हो जाएगा भी। आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आंतरिक ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो Du बराबर कितना हो जाएगा, F/2 म्यू R ΔT हो जाएगा। ओके बच्चों, अब थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है म्यू CV ΔT, ठीक है ना। तो ये क्या होता है अभी, ये मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। तो ये आपके पास क्या होता है, म्यू CV, ये आपके पास ΔT,
तो यहाँ पे इस म्यू से इस म्यू को काट दो, डेल्टा टी से डेल्टा टी को काट दो, तो यहाँ से आपके पास है CV बराबर, CV बराबर कितना हो जाएगा आपके पास F/2 इंटू क्या होता है R होता है अभी। ओके, थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ मेयर का संबंध। वैसे आपको मालूम होगा यार, टारगेट के बच्चे हो आप, ठीक है ना, 11th 12th पास करके आए हो आप, तो अपन लिख सकते हैं कि मेयर का संबंध। मेयर का संबंध क्या होता है? मेयर संबंध क्या कहता है? मेयर का संबंध CP माइनस CV बराबर क्या होता है? R होता है। तो यहां से आपके पास है CP बराबर कितना होता है? CV प्लस R। CV बराबर कितना होता है? F/2 R प्लस R होता है। तो यहां से आपके पास है CP बराबर F/2 प्लस 1 इंटू क्या होता है? R होता है अभी। ये CP हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको वैसे गैस वो वेव थ्योरी वाले चैप्टर में भी समझाया था, गामा। गामा क्या होता है? CP अपॉन CV होता है। तो यहां से आपके पास है गामा बराबर क्या होता है? आपके पास है CP अपॉन CV, ठीक है भाई। तो यहां से आपके पास है CP बराबर कितना होता है? ये आपके पास होता है F प्लस क्या होता है 2/2, और ये कितना होता है आपके पास में R, ये आपके पास F/2 इंटू R। तो R से R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से आपके पास है गामा बराबर कितना होता है? F/F कितना होता है? 1, और प्लस क्या होता है आपके पास है 2/F। इसके बाद में गामा को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो यहां से आपके पास F बराबर कितना होता है बताओ? F बराबर होता है क्या होता है अभी? F बराबर 2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है अभी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। अब बात सुनना भी, यहां से CV बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? F/2 R हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन समझ चुके हैं। अब देखना ना से, देखो CP माइनस CV बराबर कितना होता है? R होता है। तो अपन लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर क्या होता है? R होता है। गामा बराबर क्या होता है? CP अपॉन CV। तो CP बराबर कितना हो जाएगा? गामा इंटू CV। तो गामा CV माइनस CV बराबर R। तो CV को ले लो आप कॉमन, तो गामा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? R। तो यहां से आपके पास है CV बराबर कितना हो जाएगा? R अपॉन गामा माइनस 1, ये CV आ जाएगा। और फिर उसके बाद में अपन जानते हैं कि CP बराबर कितना होता है? गामा इंटू CV। तो गामा CV बराबर कितना होता है? R अपॉन गामा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। ये आपके पास CP हो जाएगा अभी। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने पास में आए हैं देवदान से। कौन कौन से फॉर्मूले मैं बता देता हूं। देखो, एक तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, CV बराबर कितना होता है? F/2 R, ये ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। और CP माइनस CV बराबर क्या होता है? R होता है। मेयर का संबंध है, ये तो आपको वैसे भी ध्यान होगा। और फिर उसके बाद देवदान से एक CP बराबर कितना होता है आपके पास? F/2 प्लस 1 इंटू R होता है। और फिर उसके बाद एक क्या होता है? गामा बराबर कितना होता है आपके पास? 1 प्लस 2/F। और F बराबर कितना होता है? 2 अपॉन गामा माइनस 1। इसके बाद एक आपके पास है CV बराबर कितना होता है? R अपॉन गामा माइनस 1। एक CP बराबर क्या होता है आपके पास? है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है अभी। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप करें, नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं विभिन्न प्रकार की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट्स होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो विभिन्न प्रकार की जो विशिष्ट ऊष्माएं मतलब स्पेसिफिक हीट्स, तो ध्यान से देखना। देखो सुनो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्राम विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ध्यान से देखना। देखो,
देखो, किसी भी 1 ग्राम गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है उस उष्मा को अपन क्या बोलते हैं भाई, ग्राम विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई भी गैस है, उस गैस का आपको 1 ग्राम देर का है और इसका टेम्परेचर कुछ देर का है, तो आपको इसका टेम्परेचर उष्मा देकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको अपन क्या बोल देंगे भी, ग्राम विशिष्ट उष्मा बोल देंगे। तो ग्राम विशिष्ट उष्मा को अपन लिखते हैं किससे अभी, स्मॉल सी से। तो छोटा सी बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है आपके पास, एम डेल्टा टी। तो ये आपके पास हो जाएगा कैलोरी पर क्या हो जाएगा आपके पास, ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास डेल्टा क्यू बराबर एम सी इंटू क्या देगा, डेल्टा टी। ये तो ग्राम विशिष्ट उष्मा होगी। इसके बाद है सेकेंड। सेकेंड होती है मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा यानी मोलर स्पेसिफिक हीट, नाम से पता चल रहा है कि 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। यानी आपके पास 1 मोल गैस दे रखी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन है तो कितना, 2 ग्राम, नाइट्रोजन है तो कितना भी 28 ग्राम, ऑक्सीजन है तो कितना 32 ग्राम, 1 मोल बनता है अभी। तो 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो इसको आप लिखते हैं कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी बराबर कितना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। तो यहां से आपके पास है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एम डब्ल्यू। तो एम अपॉन क्या देगा आपके पास, एम डब्ल्यू इंटू क्या देगा आपके पास, डेल्टा टी हो जाएगा अभी। अब यहां से जो आपके पास है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल सी। तो आपके पास है कैपिटल सी बराबर क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास एम डब्ल्यू इंटू क्या होता है, ये आपके पास स्मॉल सी होता है। यानी अगर आपने ग्राम विशिष्ट उष्मा को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास मोलर विशिष्ट उष्मा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोलर विशिष्ट उष्मा। और इसका मात्रा क्या देगा आपके पास है, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। अब बात सुना भी, जो मोलर विशिष्ट उष्मा होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भाई, कई प्रकार की होती है बट 2 प्रकार की अपन डिफाइन करते हैं। एक तो होती है नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा और एक होती है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि ए लिख देते हैं। तो ए हो जाएगी आपके पास नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा यानी सीवी। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा यानी सीवी क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो, किसी भी गैस का वॉल्यूम आप फिक्स कर दो, इसका आयतन है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो नियत आयतन पर 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा आपको देनी पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। देखो, सीवी बराबर क्या होता है आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। और इसके लिए आपको जो वॉल्यूम है वो क्या रखना है भाई, कांस्टेंट रखना है। आपके पास है कोई भी बर्तन, इस बर्तन के अंदर आपने गैस भर रखी है और इसके बाद में आपने इसका जो वॉल्यूम है वो क्या कर दिया भाई, फिक्स कर दिया। इसका आयतन आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना, यानी इसका आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको हीट दे रहे हो और इसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी 1 मोल के लिए, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, सीवी बोल सकते हैं। तो नियत आयतन पर 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो उष्मा आपको चाहिए उसको अपन बोलते हैं सीवी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। अब बात सुना भी, आपको बताया कि नियत आयतन पर आप किसी भी गैस को जो भी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि
किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा बराबर गैस के द्वारा किया गया कार्य प्लस क्या होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर गैस के द्वारा किया गया कार्य प्लस क्या होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब गैस के द्वारा किया गया जो कार्य है क्या होता है आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डीवी का इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक। अब ध्यान से देखना, देखो आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो आपका जो डीवी है वो डीवी कितना हो जाएगा भाई 0, तो डेल्टा डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा आपके पास है 0, और डेल्टा डब्ल्यू अगर 0 हो गया तो इस स्थिति में डेल्टा क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास डी यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा डी यू के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू को अपन डी यू लिख सकते हैं, तो यहां से आपके पास है सीवी बराबर कितना होता है आपके पास है डी यू अपॉन ये आपके पास है म्यू डेल्टा टी। तो देखो ये आपके पास है फॉर्मूला है डी यू बराबर म्यू सीवी डेल्टा टी। डी यू बराबर कितना देगा आपके पास है म्यू सीवी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ चुका है भाई, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, और बताते टाइम ये भी बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं, ये बता दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं ध्यान से नेक्स्ट बी नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसको लिखते हैं सीपी से लिखते हैं, सीपी बराबर कितना होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है आपके पास म्यू डेल्टा टी। इसके दौरान आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैं बताऊंगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो न तो डेल्टा डब्ल्यू 0 होता है और न डी यू 0 होता है और न डेल्टा क्यू 0 होता है, कुछ भी 0 नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू और डी यू तीनों ही नॉन जीरो होते हैं, इनमें से कोई भी चीज है वो 0 नहीं होती है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास है सीपी हो गया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, नियत आयतन पर अगर किसी भी गैस को आप हीट दोगे ऊष्मा दोगे तो आपके द्वारा दी गई सारी की सारी ऊष्मा उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी उसके तापमान में वृद्धि करती है। बट यदि नियत दाब पर आप नियत दाब पर किसी भी गैस को अगर आप हीट दे रहे हैं तो आपके द्वारा दी गई हीट का कुछ भाग है वो तो कार्य करने में कंज्यूम हो जाएगा, और कुछ भाग है जो शेष बचा हुआ भाग है वही आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा। यानी यहां पर तो सारी की सारी जो हीट है ना वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, और यहां पर केवल कुछ भाग है ना वही आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा भी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि करने के लिए आपको नियत आयतन की तुलना में नियत दाब पर ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ में गैस कुछ कार्य भी कर रही है। तो यहाँ पे 2 काम हो रहे, इस कारण से यहाँ पर आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी भी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि आपके पास में जो V अगर कांस्टेंट है तो इस स्थिति में वो केवल और केवल किस में भाई डी यू में जाएगी, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस स्थिति में आपके द्वारा क्यों वो ध्यान से देखना, देखो वो डी यू इसके साथ साथ में डेल्टा डब्ल्यू में भी जाएगी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो सीपी है वो बड़ा होता है किससे भी सीवी से। अब सीपी और सीवी इन दोनों का जो अंतर है वो तो आर के बराबर होता है, इसको तो अपन बोलते हैं मेयर संबंध, ठीक है ना। और सीपी और सीवी का जो रेशियो है वो गामा होता है, क्या होता है गामा। गामा बराबर क्या होता है आपके पास है सीपी अपॉन सीवी। आपको मालूम है कि सीपी सीवी से बड़ा होता है, तो गामा वो भी क्या होता है आपके पास 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अपन ने देखा ग्राम विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है,
Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपन देख चुके हैं, 3, 5, 6, 7 आपको याद होगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि एक तो आपके पास है Cv बराबर तो क्या होता है आपके पास F/2 इंटू आर, एक होता है Cp बराबर क्या होता है आपके पास F/2 प्लस क्या होता है आपके पास 1 इंटू आर, और एक होता है आपके पास है गामा बराबर क्या होता है Cp/Cv होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए भाई मोनोएटॉमिक गैस यानी एकल परमाणु गैस के लिए अपन बात करते हैं। तो एकल परमाणु गैस के लिए ध्यान से देखना, देखो जो F होता है वो तो कितना होता है भाई 3, इसके लिए जो Cv होता है वो होता है 3/2R, इसके लिए जो Cp होता है वो होता है आपके पास है 5/2R, और इसके लिए जो गामा होता है वो होता है आपके पास है 5/3 यानी 1.67। इसके बाद में अपन बात करते हैं डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक गैस के लिए आपको मालूम है कि F बराबर कितना होता है 5 होता है, Cv बराबर कितना होता है आपके पास, मतलब Cv बराबर 5/2R, Cp बराबर कितना होता है आपके पास 7/2R, गामा बराबर कितना होता है 7/5 बराबर 1.4, ठीक है। इसके बाद में अगला अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो डाईएटॉमिक हो गया, फिर अपन बात करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे ओजोन है उसके लिए F बराबर तो कितना होता है आपके पास है 6, Cv बराबर कितना होता है आपके पास में, तो 6/2R यानी 3R, Cp बराबर कितना देगा ये आपके पास है 4R, गामा बराबर कितना होता है Cp/Cv 4/3 यानी 1.33 होता है। इसके बाद अगला अपन डिस्कस करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के बाद में आ जाएगा अपना लीनियर, ठीक है ना। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर है, इसके अंदर F बराबर कितना होता है आपके पास में, उदाहरण से 7, Cv बराबर कितना होता है 7/2R, Cp बराबर कितना होता है आपके पास 9/2R, गामा बराबर क्या होता है Cp/Cv 9/7 होता है, और 9/7 कितना होता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6, 8 × 7 56 होता है, 1.28 हो गया अभी। तो ध्यान से देखना, देखो विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए F, Cv, Cp, गामा इन सब की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये बातें आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए भी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस है, इसके लिए गामा कितना होता है भाई, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा होता है ये होता है आपके पास में 5/3 1.67 होता है, सबसे ज्यादा होता है। डाईएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 1.4, ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कितना होता है गामा, ये होता है 1.33, और ट्राईएटॉमिक लीनियर के लिए कितना होता है अभी 1.28 होता है। तो जैसे जैसे परमाणुविकता बढ़ती है, एटोमिसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपको बताया कि जो गामा उसका मान क्या होता है घटता है अभी, ठीक है। तो ये बातें अपनी हो चुकी है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर एक होता है माध्य मुक्त पथ, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके बाद में गैसों का मिक्सर है वो अपन पढ़ेंगे, और वो इस चैप्टर का केटीजी का अपना लास्ट टॉपिक होगा अभी, ठीक है। तो
अपन बात करते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या होता है अभी माध्य मुक्त पथ? क्या होता है? लेमडा एम। और दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है? दूरी बराबर क्या होता है अभी? चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो माध्य मुक्त पथ तो एक प्रकार की दूरी होगी। चाल कितनी होती है आपके पास है? तापीय चाल Vt इंटू समय। औसत समय क्या होता है अभी? इसको अपन बोलते हैं टो। टो क्या होता है? ये होता है आपके पास में विश्रांति काल। अभी देखो बच्चों, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा जो समय, इसका माध्य मान होता है, एवरेज टाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं विश्रांति काल बोलते हैं। कोई भी जैसे गैसीय अणु होता है, दो क्रमागत टक्करों में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। कभी किसी टक्कर के लिए इसको कम दूरी पे मॉलिक्यूल मिल जाता है, यानी कम दूरी चलनी पड़ती है, कभी ज्यादा, कभी और ज्यादा, कभी कम ज्यादा, कम ज्यादा, ऐसे चलता रहता है। तो इन दूरियों का जो माध्य होता है, एवरेज होता है, उसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। और दो क्रमागत टक्करों में गैसीय अणु के द्वारा लिया गया जो माध्य समय, एवरेज टाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं विश्रांति काल बोलते हैं अभी, ठीक है ना। लेमडा एम का फॉर्मूला था लेमडा एम बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। अब डी तो क्या होता है? डी तो होता है अणु का व्यास, एन क्या होता है आपके पास? अणु घनत्व है। तो एन तो क्या होता है आपके पास? एन बराबर स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर क्या होता है? अणुओं की संख्या बटा आयतन। और रो बराबर कितना होता है आपके पास? एम इंटू एन। तो यहां एन को अपन क्या लिख सकते हैं? रो बटा एम। इसके बाद में पी बराबर क्या होता है आपके पास? एन के टी। तो एन बराबर क्या होता है? पी बटा के टी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखना, देखो लेमडा एम बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। एन को लिख देंगे एन बाई वी, तो वी ऊपर आ जाएगा। √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन हो गया। या इस एन को अपन क्या लिख सकते हैं? रो बाई एम। तो एम चला जाएगा ऊपर, तो एम अपॉन √2 पाई, इसके बाद है डी स्क्वायर, और एन को अपन क्या लिख देंगे? रो बाई एम। तो ये आपके पास रो जाएगा, और बराबर इसको अपन क्या लिख देंगे भी? पी बाई के टी, ठीक है ना। तो स्मॉल एन को लिख देंगे अपन पी बाई के टी। तो के टी ऊपर आ जाएगा, और अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर। तो ये आपके पास है पी आ जाएगा, अभी प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में जो माध्य मुक्त पथ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें, फिर अपन गैसों का मिक्सर पढ़ेंगे भाई। तो देखिए बच्चों, केटीजी इसके लास्ट में अपन पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं, काफ़ी सारी बातें अपन ने डिस्कस की है। तो लास्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गैसों का मिश्रण। अब अपन मिश्रण के अंदर ऐसी गैसें काम में लेंगे जो अक्रियाशील हो, यानी जो आपस में रिएक्शन नहीं करे। क्योंकि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसों ने मिलकर के आपस में रिएक्शन कर ली तो फिर उसके बाद में एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसके लिए अपन ये जो फॉर्मूला है वो अपन लागू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्रियाशील गैसों का मिश्रण। अक्रियाशील गैसों का मिश्रण देखो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से अपन बात करते हैं गैस के अणुओं की संख्या। तो पहली गैस के अणुओं की संख्या, दूसरी गैस के अणुओं की संख्या, डॉट डॉट डॉट, एनवी गैस के अणुओं की संख्या कर देंगे अपन, ठीक है ना। डॉट 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 सबको जोड़ देंगे अपन। और
एक होता है मिश्रण का मास कुल द्रव्यमान, पहली गैस का द्रव्यमान, दूसरी गैस का द्रव्यमान, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो एक होता है मिश्रण के मोलों की संख्या, तो पहली गैस के मोलों की संख्या, दूसरी गैस के मोलों की संख्या प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो एक होता है आपके पास में म्यू बराबर क्या होता है, एम अपॉन एम डब्ल्यू होता है। तो ये एम डब्ल्यू मिक्स बराबर क्या होता है आपके पास में, म्यू मिक्स अपॉन बराबर होता है आपके पास एम मिक्स अपॉन हो जाएगा आपके पास म्यू मिक्स। तो एम मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम मिक्स बराबर एम वन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एम टू प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो दो ही गैसों के लिए अपन बात कर लेते हैं ना। अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास म्यू मिक्स बराबर म्यू वन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू टू। इसके बाद फर्दर अपन जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर एम अपॉन एम डब्ल्यू होता है। तो एम को अपन क्या लिख देंगे, म्यू इंटू एम डब्ल्यू। तो ये आपके पास म्यू वन एम डब्ल्यू वन प्लस म्यू टू एम डब्ल्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, और बराबर ऊपर तो अपन लिख देंगे एम वन प्लस एम टू अपॉन नीचे क्या बन जाएगा आपके पास म्यू वन प्लस म्यू टू। तो म्यू वन को अपन क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, देखो एम वन अपॉन क्या देगा आपके पास एम डब्ल्यू वन, और एम टू अपॉन क्या देगा आपके पास एम डब्ल्यू टू। ये बन जाएगा अभी। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में यदि म्यू वन बराबर म्यू टू, यदि म्यू वन और म्यू टू को अपन बराबर ले लेते हैं, तो इस स्थिति में आपके पास में एम डब्ल्यू मिक्स बराबर एम डब्ल्यू वन प्लस एम डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास टू हो जाएगा अभी। इसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। यानी अगर अपन ने किसी भी गैस मिश्रण के अंदर दो या दो से ज्यादा गैसें काम मिलकर सभी गैस के मोलों की मात्रा अपन ने बराबर ली है, तो इस स्थिति में मिश्रण का मोलिकुलर वेट सभी गैसों के मोलिकुलर वेट्स का समांतर माध्य होता है। अभी सबको जोड़ करके गैसों की जो संख्या उससे डिवाइड कर देंगे अपन। और इसके अंदर अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर यदि आपके पास में जो m1 है उसको m2 के बराबर कर देंगे अपन, तो इस स्थिति में mw मिक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास टू mw1 mw2 अपॉन क्या देगा आपके पास mw1 प्लस क्या देगा आपके पास mw2 देगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हरात्मक माध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हरात्मक माध्य, ठीक है ना। तो अगर दोनों गैसों के बराबर द्रव्यमान आपने काम में लिए हैं, तो इस स्थिति में मिश्रण का मोलिकुलर वेट दोनों गैसों के मोलिकुलर वेट के हरात्मक माध्य के बराबर होता है भी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। अब यहां से आप लिख सकते हैं, तो जैसे mw1 प्लस mw2 बटे 2, ठीक है ना। तो mw1 प्लस mw2 बटे 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, ये लिख सकते हैं। तो ये आपके पास समांतर माध्य हो गया, ठीक है। छोड़ो इसको आप, ये बातें होगी। इसके बाद में अपन ये भी लिख सकते हैं कि P मिक्स V मिक्स बराबर म्यू मिक्स R इंटू टी मिक्स होता है। तो P मिक्स बराबर क्या देगा आपके पास, बताओ, ये बन जाएगा आपके पास म्यू मिक्स कितना देगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, या तीन गैसें ले लिया आपने, इंटू क्या देगा आपके पास R
टी मिक्स अपॉन क्या देगा बताओ, वी मिक्स हो जाएगा। ये मिक्सर का प्रेशर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन क्या लगा सकते हैं, देखना ध्यान से देखो, इसके बाद में होता है सीपी मिक्स बराबर म्यू1 CP1 प्लस क्या होता है म्यू2 CP2, ये फॉर्मूले याद कर लें आप, बटे म्यू1 प्लस म्यू2। इसी प्रकार से सीवी मिक्स बराबर म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2 बटे क्या देगा आपके पास म्यू1 प्लस म्यू2। फिर आपके पास है गामा मिक्स बराबर क्या होता है सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स। तो इसको अपन लिख देंगे म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2 देगा। ये आपके पास गामा मिक्स की बातें होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने हो चुके हैं मिक्सर के लिए, और इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी अपन काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चंस है वो अपन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपका ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। और इसके बाद में इसके अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा, और बाकी मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं भी। अब ध्यान से देखना, देखो मॉड्यूल के अंदर हीट के अंदर क्या क्या आता है, देखो ध्यान से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी केटीजी, थर्मोमीट्री आता है, इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स आता है, इसके बाद में कैलोरीमीट्री आता है, इसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन आता है, इसके बाद में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये आते हैं। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स है, चैप्टर से मिलाकर के हीट बनता है। अभी मॉड्यूल के अंदर हीट के मिक्स क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, अभी इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज खुद से आपको सेपरेट करके अलग करके फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन इनका स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला चैप्टर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन वो करने के लिए आपकी थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो आपने जो भी नोट्स बनाए, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनका एक बार आप दोबारा से रिवीजन कर लें, ताकि क्वेश्चन है वो आपके लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मॉड्यूल सॉल्व करने से पहले भी आपको थ्योरी का एक बार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि P1 तथा P2 में आपको संबंध बताना है। अभी तो देखो ध्यान से, यहाँ पे P1 प्रेशर पे ये वाला ग्राफ आपने बनाया, और P2 प्रेशर पर ये वाला ग्राफ आपने बनाया। ये रो डेंसिटी और ये आपके पास टी टेम्परेचर है। तो रो, टी और पी में रिलेशन अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं P बराबर कितना होता है आपके पास, रो आर टी अपॉन क्या होता है MW होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट लेना आपको, तो प्रेशर क्या देगा आपके पास कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो रो टी बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से आपके पास रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई भी, यानी रो और टी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। अब ये रिलेशन अपने को देखने के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। अभी अपन इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी अपन ने, ये लाइन, इस लाइन पर आपने रो को कांस्टेंट कर दिया, तो इस वाले ग्राफ को यहां पर काटती है, इस वाले ग्राफ को ये यहां पर काटती है। तो यहां पर क्या आपके पास 1 है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है T1, और यहाँ का टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है T2, ठीक है ना। तो अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे P बराबर, भाई इस लाइन पर आपने रो को कांस्टेंट कर दिया, और रो को कांस्टेंट अगर आपने कर दिया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है T हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 से बड़ा है T2, तो T1 से बड़ा कौन हो जाएगा भाई T2। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो P1 है, इस P1 से भी बड़ा कौन हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो P1 से भी P2 क्या हो जाएगा भी बड़ा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं।
एक पात्र में भरी गैस के तापमान में 5 केल्विन की वृद्धि करने पर दाब में 0.4% की वृद्धि होती है, गैस का प्रारंभिक ताप कितना देगा? बात सुनना भी, अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास म्यू आर टी, पात्र में गैस भरी तो वॉल्यूम कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है टी। तो अपन बोल सकते हैं कि P2 बटे क्या देगा P1 बराबर क्या देगा आपके पास है T2 बटे T1। तो यहां पर आपके पास है जो P2 है, प्रारंभिक दाब P1 को अपन P मान लेते हैं, तो P2 क्या देगा अंतिम दाब, तो ये 0.4% की वृद्धि हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो 0.4% का मतलब कितना होता है, ये आपके पास होता है 1.00, ये आपके पास है 4, ठीक है ना भाई। 0.4% की वृद्धि होगी, तो 0.4 की वृद्धि होगी कितने पे, 100 पे। तो 0.4 बटे क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। तो एक पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 0.004 हो जाएगा बराबर। प्रारंभिक ताप को अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टी। और अंतिम ताप कितना हो जाएगा आपके पास है T+5 हो जाएगा अभी, यहाँ पे P भी आएगा। तो P से अपन क्या करते हैं, P को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.004 इंटू क्या देगा आपके पास है T बराबर क्या देगा आपके पास है T+5। इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 0.004, ठीक है ना। T बराबर क्या देगा आपके पास है 5। इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 1 2 3 4 बटे 1000 आ जाएगा, 1000 इधर की तरफ चला जाएगा तो कितना देगा 5000, और 5000 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना देगा आपके पास है 1250। तो प्रारंभिक ताप कितना देगा आपके पास है 1250 केल्विन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, दोनों पात्रों में गैस के अणुओं की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है एन के टी। तो एन बराबर कितना देगा आपके पास है पीवी अपॉन के टी। एन बराबर क्या देगा पीवी अपॉन के टी, यानी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी अपॉन टी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि N1 अनुपात N2 बराबर प्रेशर कितना देगा आपके पास है 2P, इसका वॉल्यूम कितना देगा आपके पास V अपॉन टेम्परेचर कितना देगा T। इसका प्रेशर कितना देगा आपके पास है P, वॉल्यूम कितना देगा आपके पास है 3V अपॉन, इसके बाद में T टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है 2T देगा। तो PV/T से PV/T को अपन काट देंगे, 2 इधर की तरफ आ जाएगा तो 2 2 कितना देगा आपके पास है 4। तो 4 अनुपात क्या देगा आपके पास है 3, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन 3 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, एक पात्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 44 ग्राम गैस भरी गई है, ठीक है ना। अब गैस को 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, दाब को नियत रखने के लिए कितनी गैस बाहर निकालनी होगी। समझ में आ गई ना बातें। तो ध्यान से देखना, देखो कोई भी आपके पास पात्र है, इस पात्र के अंदर आपने गैस भर रखी है और इस गैस का प्रारंभिक ताप और दाब आपको दे रखा है, और पहले इस गैस का जो द्रव्यमान है वो भी आपको दे रखा है अभी। अब इस गैस को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर वो बढ़ेगा, बट प्रेशर को अपने को बढ़ने नहीं देना है। तो प्रेशर को वापस अपने को 1 एटमॉस्फेयर पे लेके आना है, 1 atm पे लेके आना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ गैस को बाहर निकालते हैं ताकि प्रेशर वापस वहीं पे आ जाए, ठीक है ना। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कितनी गैस है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, द्रव्यमान इन सब की बात हो रही है। तो आदर्श गैस का जो अवस्था समीकरण है उसको मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है अवस्था समीकरण, पीवी बराबर क्या होता है आपके पास म्यू आर टी, और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, एम अपॉन क्या देगा आपके पास एम डब्ल्यू इंटू आर टी देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेशर पहले भी कितना था 1 atm, बाद में भी आपको 1 atm रखना, तो प्रेशर को आपको चेंज करना नहीं। बर्तन है, इसका वॉल्यूम में आपको एज इट इज रखना है। अभी गैस का मोलिकुलर वेट है वो तो एज इट इज रहना ही है, आर वैसे भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर को अपन चेंज कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में आ जाएगा, मास और टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ से एम टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अपन लिख सकते हैं कि यहां से आपके पास है जो mt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, और mt बराबर कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि m1 t1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m2 t2। तो यहां पर आपके पास m1 बराबर कितना हो जाएगा 44, और t1 बराबर कितना हो जाएगा, t1 बराबर 27 है, तो 27 को अपन लिख सकते हैं 300। m2 ये आपको याद करना है अभी, और t2, तो t2 कितना हो जाएगा आपके पास टेम्परेचर 57, तो 57 को अगर अपन जोड़ देंगे 273 के अंदर तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे 330 बोलेंगे अभी। तो यहाँ पे इसको अपन 30 से काट देते हैं, तो 30 से काट देते हैं तो ये कितना देगा आपके पास है 10, और ये कितना देगा आपके पास है 11, तो ये तो अपने पास है 10 और ये 11 बार कट जाएगा अभी, ठीक है ना। तो 11 से अगर अपन इसको काटते हैं तो कितना देगा आपके पास में, तो 4 बार, और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है m2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 40 ग्राम। अब प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था आपके पास है 44, और अंतिम द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा बताओ 44 माइनस 40 बराबर कितना देगा आपके पास है 4 ग्राम। समझ में आ गई बात है ये बात, यानी 4 ग्राम जो गैस है इसको आपको बाहर लीकेज करवाना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी प्रकार से देखिएगा। 1 लीटर आयतन के एक पात्र में 127 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 2 एटीएम दाब पर कोई गैस भरी हुई है, तो गैस के अणुओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है अभी। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, प्रेशर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कैपिटल एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो करते हैं अपन, देखो ध्यान से। अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है एनकेटी होता है, फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ से आपके पास एन बराबर क्या देगा पीवी अपॉन केटी, ठीक है भाई। तो एन बराबर पीवी अपॉन केटी। सबसे पहले बात करें प्रेशर की, बात करते हैं 2 एटीएम, तो 2 का तो क्या देगा 2, एटीएम कितना होता है, एटीएम 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना, इंटू, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 1 लीटर दे रखा है, ठीक है ना। और याद रखना भी 1 लीटर होता है ना वो कितना होता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 10 की पावर 3 लीटर होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास है 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन केटी। तो के क्या होता है, के बोल्ट्जमान नीयतांक होता है, तो ये आपके पास होता है 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस का 23। के हो गया टेम्परेचर कितना हो जाएगा 27 का, 127 है ना, तो 127 का आपके पास आ जाएगा 400 जाएगा, कितना हो जाएगा 400। इसके बाद इसको अपन सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो अपने पास अणुओं की संख्या आ जाएगी, भी आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल पीवी बराबर एनकेटी से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। एक आदर्श केस है पी स्क्वायर वी बराबर नियम का पालन करती है भी। कोई भी आइडियल गैस है जिसके लिए ये नियम लागू होता है पी स्क्वायर वी बराबर कांस्टेंट। गैस का प्रारंभिक ताप हुआ आयतन कितना है टी और वी है, यदि आयतन को 2v कर दिया जाए तो अंतिम ताप कितना होगा। तो बात सुनना भी, मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पे कि जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर, इस प्रेशर को यहाँ से अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रेशर को यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो आदर्श केस होती है वो अवस्था समीकरण की पालना करती है, पीवी बराबर म्यू आर टी का। तो आप लिख सकते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है म्यू आर टी, यानी पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा टी। अब यहाँ पे प्रेशर उसको हटाना है, तो प्रेशर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा टी अपॉन वी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में पी स्क्वायर वी बराबर नियत, तो अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर वी बराबर, अब पी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी को टी बाई क्या देगा आपके पास में वी, इसका होल स्क्वायर इंटू क्या जाएगा आपके पास में वी बराबर कांस्टेंट। अब यहां से टी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, ये वी आ गया तो वी कट जाएगा, तो यहां से अपने पास में टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास में वी, या इसको आप लिख सकते हैं कि जो टी है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास में, v हो जाएगा भी। तो इसको आप लिख सकते हैं टी डैश अपॉन टी बराबर v डैश कितना हो जाएगा आपके पास 2v अपॉन पहले वॉल्यूम कितना था v था, इसका रूट कर देंगे। तो यहां से अपने पास आ जाएगा टी डैश बराबर √2 इंटू क्या देगा t। तो यहां से आपके पास टी डैश बराबर कितना देगा √2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए बच्चों, बोर्ड पे आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को अपन बहुत अच्छे से देखते हैं और ये आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन है। इसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अपन फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखो यहाँ पे अपने पास है, देखो ध्यान से 2 बर्तन है, इन दोनों की वॉल्यूम 2v, v, प्रेशर p, 4p, टेम्परेचर t। अब यहाँ पर ये अपने पास वाल्व है, तो इस वाल्व के माध्यम से यहाँ से जो गैस है उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा, आदान प्रदान नहीं हो रहा। जैसे अपन इस वाल्व को खोलते हैं तो वैसे जो गैस है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी, और अल्टीमेटली दोनों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा अभी, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अभी। तो अपने को क्या करना है अभी, मिक्सर का प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं अपन, मिक्सर का प्रेशर फाइंड आउट करते हैं अपन। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अपन ऐसे कर देंगे कि सॉल्यूशन, तो लिख देंगे अपन म्यू मिक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास μ1 प्लस μ2। तो पीवी बराबर क्या होता है म्यू आर टी, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा पीवी बाई आर टी। तो इसको अपन लिख देंगे पी मिक्स, और वी मिक्स कितना देगा, वी मिक्स 2v प्लस v बराबर कितना देगा 3v अपॉन आर, और टी मिक्स कितना देगा आपके पास टी बराबर, इसके अंदर मोलों की संख्या कितना देगा μ1 बराबर कितना देगा पीवी बाई आर टी। तो P इंटू 2v कितना देगा 2pv अपॉन आर टी प्लस, इसका कितना देगा आपके पास है 4pv अपॉन आर टी। आर टी आर टी आर टी, ये तो गया v v v, ये भी गया। 2p प्लस 4p बराबर कितना देगा 6p, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना देगा 2p हो जाएगा। तो यहां से अपने पास है जो p मिक्स है, तो p मिक्स बराबर कितना देगा आपके पास है 2p हो जाएगा अभी 2p। अब आपको जो स्थानांतरित गैस है इसकी मात्रा ज्ञात करनी है, इसके मोलों की संख्या आपको याद करनी है अभी, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, अपन किसी भी एक बर्तन को देख लेते हैं, जैसे इसको अपन देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम तो v का v रहेगा, इसका टेम्परेचर है वो t का t रहेगा, और इसका प्रेशर पहले कितना था अभी 4p, अब इसका प्रेशर कितना हो गया अभी 2p हो गया है। तो पहले इसके मोलों की संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे और बाद में इसके मोलों की संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे, ठीक है ना। तो स्थानांतरित गैस के मोलों की संख्या डेल्टा म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास μ1 माइनस क्या हो जाएगा μ2 देगा। तो पहले मोलों की संख्या कितना देगा आपके पास 4pv अपॉन आर टी, और इसके मोलों की संख्या कितना देगा आपके पास 2pv अपॉन आर टी। तो 4pv अपॉन आर टी माइनस 2pv अपॉन आर टी बराबर कितना देगा आपके पास 2pv अपॉन आर टी। ये स्थानांतरित गैस के मोलों की संख्या आ जाएगी भी, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, 3 आदर्श गैसों के क्रमशः μ1 μ2 तथा μ3 मोलों को आपस में मिश्रित किया जाता है। यदि इनके तापमान क्रमशः T1 T2 तथा T3 है तो मिश्रण का अंतिम ताप आपको याद करना है भी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपन, देखो भाई यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो तीनों गैसों के टेम्परेचर है वो क्या भी अलग अलग है, ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो इन गैसों के बीच में जो ऊर्जा है इस ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। और ऊर्जा का आदान प्रदान अगर होगा तो अपन क्या करते हैं देवदान से, ऐसे लिख सकते हैं कि कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर U1 प्लस क्या देगा U2 प्लस क्या देगा आपके पास U3। ऊर्जा संरक्षण लगा देंगे अपन जानते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, U बराबर म्यू CVT, क्या होती है म्यू CVT। तो ये म्यू मिक्स कर दो, U मिक्स कर दो इसको आप, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं म्यू मिक्स। तो म्यू मिक्स क्या देगा μ1
प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री, ये म्यू मिक्स हो गया। इसके बाद है Cv इंटू क्या देगा आपके पास है टी मिक्स बराबर, इसके बाद में U1 बराबर कितना देगा आपके पास है म्यू वन Cv T1 म्यू टू Cv T2 और इसके बाद में प्लस म्यू थ्री Cv T3, Cv को कॉमन लेके काट दो, तो यहां से आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा टी मिक्स बराबर म्यू वन T1 प्लस म्यू टू T2 प्लस म्यू थ्री T3 अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री। तो ये आपके पास टी मिक्स का फॉर्मूला आ गया अभी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है अभी 2 गैस है या 3 गैस है, इनको अगर आपने मिक्स किया तो आपको मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो म्यू वन T1 प्लस म्यू टू T2 प्लस म्यू थ्री T3 प्लस म्यू फोर T4 ऐसे चलता जाएगा, और अपॉन में म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना है। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से। m ग्राम गैस का तापमान T0 से 2T0 करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की गणना करो। यदि गैस की ग्राम विशिष्ट ऊष्मा C बराबर अल्फा T द्वारा दी जाती है और अल्फा यहाँ पर आपके पास है क्या भी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं C बराबर क्या देगा आपको अल्फा, ये हो जाएगा T हो जाएगा, और अपन जानते हैं कि C बराबर कितना होता है dq अपॉन m इंटू क्या होता है dt होता है। अभी तो आपको लिखना है dq बराबर क्या देगा m अल्फा t dt, दोनों तरफ से कर दो इसका इंटीग्रेशन। टेम्परेचर आपको T0 से 2T0 करना है, तो dq का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा Q बराबर, इसके बाद m अल्फा, और फिर उसके बाद में t का क्या होता है बताओ टी स्क्वायर बटे 2, तो 2 तो आ जाएगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर 2T0 का कितना हो जाएगा 4T0 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर देगा, तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 4 में से एक को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3m अल्फा T0 स्क्वायर बटे 2, यही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इसकी थ्योरी कंप्लीट की, और उसके बाद में अपन इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो भी अपन ने सोल्व कर दिए हैं। मॉड्यूल में भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी चीजों को नोट कर लें भी आप।